गज़ल और ठुमरी की धार जहाँ बहती है, नवाबों के शहर और लक्ष्मण की नगरी दुनिया जिसे कहती है। अदब और तहज़ीब इसके हैं दो नाम, इतिहास के पन्नों में दर्ज है इसका अलग मुकाम। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अपने आप के खास शो अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बात हो रही है लखनऊ की, तो आज इस विशेष चर्चा का हिस्सा लखनऊ की शान, लखनऊ के नवाब साहब नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला जी हमारी इस खास चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सर बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत करते हैं आपका शो में। शुक्रिया। बात करते हैं सर लखनऊ से ही, क्योंकि लखनऊ की आज चर्चा हो रही है और आप एक लंबे समय से लखनऊ को देख रहे हैं। लखनऊ कैसे बना? पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि राजा रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या तशरीफ़ लाए तो लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई उनके साथ जंगल में थे। तो खुश होकर उन्होंने ये इलाक़ा अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिया, जो कि लक्ष्मणपुरी, लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहलाया। अकबर आज़म के ज़माने में राजा टोडरमल को उन्होंने एक असाइनमेंट दिया कि हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम किया जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा सूबा अवध का था। अवध संस्कृत से लिया गया है, वध यानी डिस्ट्रक्शन, अवध जो कि डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। अच्छा। तो ये अवध के माने हैं। अवध के जो 3 बाउंड्रीज़ हैं वो नेपाल से मिलती हैं और वेस्टर्न साइड में उन्नाव के आगे गंगा के इस किनारे तक ये अवध का इलाक़ा रहा। ये बहुत ही ज़रख़ेज़, काफ़ी यहाँ पर पानी, स्पिरिचुअलिज़म के लिए अवध ख़ास तौर से राजा रामचंद्र जी अवध के, कृष्ण जी, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रहीम और एक से एक सूफ़ी और संत अवध के हुदूद में रहे सैकड़ों बरस से। अब धीरे धीरे ये जो आपको बड़े इमामबाड़े के पास टीले वाली मस्जिद मिलती है, जो कि लक्ष्मण टीला भी कहलाता था, बाद में टीला शाह पीर मोहम्मद भी कहलाया, और औरंगज़ेब के ज़माने में जब ये मस्जिद बनी तो आलमगीरी मॉस्क भी कहलाई। आलमगीरी। तो ये वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था हज़ारों साल पहले से, जहाँ से आबादी शुरू हुई। चूँकि वो एक ऐसा ट्राइसेक्शन है और हिलक के ऊपर है, टीले के ऊपर है, पानी भी है और वहाँ से कनेक्टिविटी भी है। तो जो ताकतवर और रेसेस आती रहीं वो कमज़ोरों को डिस्प्लेस करती रहीं और इस तरह से ये आबादी जो थी बढ़ती रही। मुग़लों के ज़माने में ज़ाहिर है कि मुग़ल्स आए। लखनऊ में आपका अकबरी गेट भी है। अकबर के ज़माने के जो यहाँ के सूबेदार थे उनका यहाँ मकबरा भी है, वो लाल पत्थर का बना हुआ है और उस ज़माने की बहुत सी अलामतें आपको मिलती हैं। फिर एक वक्त ये आया कि ये जो शेखज़ादे थे जो यहाँ के ऊपर हुकूमत कर रहे थे वो ऑटोक्रेटिक हो गए और इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अवध का जो रेवेन्यू था वो मुग़ल ट्रेजरी को भेजना रोक दिया, ख़त्म कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने में अब चेंज ऑफ गवर्नर वाज रिक्वायर्ड। तो मोहम्मद शाह रंगीले उस ज़माने में बादशाह थे मुग़ल। उन्होंने नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क 1722 में उन्होंने कहा जाइए आप इनसे हुकूमत लीजिए और अच्छी हुकूमत कीजिए। तो पहले वो फैज़ाबाद आए, जिसका नाम फैज़ाबाद नहीं था, उसको बंगला कहते थे। बंगला।
वहाँ कुछ अरसे उन्होंने क़याम किया और फिर लखनऊ की तरफ उन्होंने हिसार किया और लखनऊ को ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से इस तरह से खामोशी से घेरा कि शेखज़ादों को पता ही नहीं चला। यहाँ पर एक पंचमहला था जिसको मच्छी भवन भी कहा जाता था, वो एक्चुअली था मच्छी बावन। उसमें 26 गेट थे और हर गेट पर 2-2 मछलियाँ बनी हुई थीं, तो 52 मछलियाँ थीं, तो मछली बावन था, लेकिन वो बाद में मच्छी भवन कहलाने लगा, जो कि 1857 में अंग्रेज़ों ने डायनामाइट से उड़ा दिया था। और ये मेडिकल कॉलेज का जो सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस है ये वहीं के ऊपर बना हुआ है। उधर से जब नीचे दरिया वाली मस्जिद की तरफ वो एक ढाल उतरी है तो वहाँ पर एक शेखन दरवाज़ा था। शेखन ये जो शेखज़ादे थे, तो वो शेखों ने एक दरवाज़ा भी उसका मतलब बहुत बड़ा एक फाटक बनाया था और उसकी छत में उन्होंने एक जूता और एक नंगी तलवार टांग रखी थी। अच्छा। अपनी सुप्रीमेसी को जाहिर करने के लिए कि अगर कोई शख्स शेखज़ादों से मिलने के लिए आए तो उनके जूते के नीचे से सर झुका के आए, और अगर किसी ने सरकशी करने की कोशिश की तो एक नंगी तलवार वहाँ टंगी हुई है उसका सर कलम करने के लिए। नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क ये सैयद थे, 7वें इमाम की नस्ल से थे, नैशापुरी थे और बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, शुजा थे, वॉरियर थे, ईमानदार थे। तो उन्होंने खामोशी से जब हिसार कर लिया और अपने हाथी पर सवार होकर उस शेखन दरवाज़े से गुज़रे हैं, तो अपनी तलवार से वो तलवार और जूता उन्होंने काट के गिराया और शेखज़ादों को तलब किया और उनसे ये बताया कि हम मुग़ल बादशाह के हुक्म से मुग़लिया फ़ौज और दिल्ली के कोतवाल को लेके आए हैं और मकसद हमारा ये है कि आप हुकूमत हमें सौंप दें। अगर आपने आसानी से नहीं सौंपी तो हम जंग करके आपसे छीन लेंगे। तो शेखज़ादे मान गए, एक दावत हुई और एक्सचेंज ऑफ पावर्स हुए। यहाँ पर बिजनौर 15 किलोमीटर दूर एक जगह है आलमनगर की तरफ, आलमबाग की तरफ, तो वो जागीर उनको दी गई। 1 हफ़्ते का वक्त दिया गया कि आप जितने भी वैल्यूएबल्स ले जा सकते हैं वो आप ले जाइए, वहाँ आप आबाद होइए। और इस तरह से यहाँ पर 1722 में नवाबीन अवध और शाहान अवध की हुकूमत का आगाज़ होता है, जो कि सिलसिला 1856 और 57 और 58 तक चलता है। जी, तो इस तरह से पूरा एक यहाँ के बारे में सर खाने के बारे में अगर बहुत सी चीज़ें फेमस है, और गज़ल के बारे में, ठुमरी के बारे में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लखनऊ के लिए जिनके लिए लखनऊ में कथक लखनऊ जाना जाता है। बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है, ऐसे जैसे पुराने जो बुजुर्गवार लोग हैं, मेरे भी सर बाबा थे, तो मुझे मतलब ऐसे होता था कि बताते थे और सुनने को मिलता था कि यहाँ जिन्नात का साया जो है रहता था, और जैसे पुरानी जो इमारतें वहाँ पे ये चीज़ें भी, ये रोचक चीज़ें भी सामने सुनने को मिलती थी। इसमें क्या सत्यता है या सिर्फ ये ऐसी एक रहस्य बरकरार रखने के लिए? नहीं, जिन होते हैं। अच्छा। जिनों का जिक्र कुरान में भी है। जिन जो हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों में अक्सर लोगों को नज़र भी आते हैं। असल में वो काफ़ी इबादत गुज़ार होते हैं, उनकी वक्त की पाबंदियां होती हैं, वो सन्नाटे में रहते हैं, उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। लेकिन यह है कि उनकी इबादत की जगहों के ऊपर अगर कोई गंदगी कर दे या उनके इबादत के वक्त के ऊपर कोई उनको डिस्टर्ब करे, पहले वो वार्न करते हैं, ख्वाब में आते हैं या किसी भी अंदाज़ में उनको आगाह करते हैं, और अगर वो शख्स बाज नहीं आया तो उसको तबाह और बर्बाद भी कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जहाँ के ऊपर उनका गुज़र होता है, कोई ताक है, कोई ऐसी जगह है, कोई इमाम बाड़ा है, कोई पुरानी मस्जिद है, जैसे यहाँ पर बहुत सी इस तरह की जगहें हैं। रेजिडेंसी में आपकी वो मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, वहाँ जिन हैं। बोटानिकल गार्डन्स में जो मस्जिद है उसमें जिन हैं।
दरिया वाली मस्जिद जो बुद्धा पार्क के सामने बीच सड़क में है, हाँ। वहाँ पर जिन्नात हैं। नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने की पीछे मोनी के पूर्वे में जो मस्जिद है उसमें आजिन्ना हैं, घरों में होते हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि उनको खुशबू, सफाई, सुथराई बहुत पसंद है। अगर कोई शख्स उस मकाम के ऊपर खुशबू, अगरबत्ती, लोबान रोशन करता है, शमा रोशन करता है, चिरागा करता है, सफाई रखता है, झाड़ू पोछा करता है और खुश हो जाते हैं तो उसको नवाजते हैं। अच्छा। तो उसको काफ़ी खुशहाल उसकी ज़िंदगी कर देते हैं। और अगर ऐसा ना हुआ और गंदगी कोई कर रहा है या कुछ ऐसा है तो फिर वो सज़ा भी देते हैं, वार्न भी करते हैं, सज़ा भी देते हैं और तबाह और बर्बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ शीश महल के फाटक नवाब आसिफुद्दौला का ये रेजिडेंस था। तो जहाँ पे उसमें हम लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं इस इलाके में हमारा एक मकान है पुराना, उसमें भी गुज़र है। अच्छा। जी हाँ। तो वो परेशान नहीं करते हैं, बस एहतियात यही होना चाहिए कि वहाँ पर गंदगी ना की जाए, सफाई का पूरा खुशबू, ध्यान रखा जाए। सफाई सुथराई, और उनके इबादत के वक्त वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। रोशन कर दे खुशबू, अगर शमा या अगर बिजली है तो वो लाइट्स वक्त के ऊपर खोल दी जाएं तो वो बहाल करते हैं, खुश होते हैं। सर, एक अभी सीएम साहब ने, योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण, बहुत से ऐसे लोग या बातें सामने आ रही हैं कि उस निर्माण की संभावना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। आपने फिल्मों में भी एक लंबा सफ़र तय किया है, बहुत सी फिल्मों में आपने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बतौर कलाकार आपके अकॉर्डिंग लखनऊ में फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए या जो नोएडा में संभावना बननी है वही सही है? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव साहब की जब सरकार थी तो ये फिल्म सिटी लखनऊ में वो डिक्लेयर कर चुके थे पहले ही, और ये था कि ये बॉलीवुड और हॉलीवुड से बेहतर होगी। लखनऊ में वहाँ के ऊपर एक उन्होंने इनॉग्रेशन भी उसका कर दिया था, हम लोगों को इनवाइट किया था, उस फंक्शन में हम गए भी थे और फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आए भी थे। और उन्होंने कहा था कि हम इसको इस तरह का बनाना चाहते हैं कि हर फैसिलिटी, शूटिंग के स्टूडियोज़ हों, रिकॉर्डिंग के लिए हों, फोटोग्राफी के लिए हों, ट्रेनिंग के लिए हों, स्क्रिप्ट राइटिंग और एवरीथिंग, मतलब जो पॉसिबिलिटी हो सकती है फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़, वो इस लखनऊ फिल्म इंडस्ट्री, यूपी फिल्म इंडस्ट्री में होगी और उसका सेंटर जो है वो लखनऊ रहेगा। अब योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 1000 एकड़ के ऊपर उसको अनाउंस किया है। नोएडा में कोई तुक नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो एनसीआर हो जाएगा और वो आइंदा कभी दिल्ली से अटैच हो सकता है। तो बना रहे हैं यूपी के लिए, और वो हो जाएगा अटैच दिल्ली में। जब दिल्ली को स्टेटहुड मिलेगी, स्टेटस उसका स्टेट का हो जाएगा, तो वो इलाका एक्सपेक्टेड है कि दिल्ली से अटैच हो जाएगा। और हरियाणा के तरफ के कुछ गांव जो हैं वो अपने ये इधर यूपी में आ जाएंगे। तो ऐसी जगह पर बनाने से कोई मकसद नहीं है कि अल्टीमेटली यूपी में ना रहे। तो बेहतर यही होगा कि उसको तर्क करके लखनऊ इज़ अ बेटर प्लेस। लखनऊ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, यहाँ शूटिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ लोकेशंस भी हैं, यहाँ टैलेंट भी है, और लखनऊ ही में बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए। अच्छा। कि नोएडा में ना करके उसको लखनऊ में बनाया जाए तो बहुत बेहतर है। ये आपकी पर्सनल भी एक है, पर्सनल भी है और काफ़ी लोगों की यही ख्वाहिश है जो फिल्म इंडस्ट्री से अटैच्ड हैं, तो उनकी भी यही ख्वाहिश है कि इसको लखनऊ में होना चाहिए। सर, अभी जैसे कि देख रहे हैं कि
अनलॉक के बाद बहुत सी चीज़ें खोली जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो पर्यटन स्थल है, या आज भी एक न्यूज़पेपर में आया था कि 100 लोगों के प्रवेश के साथ, अनुमति के साथ उसे खोला जाए, तो सर ये जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, इमामबाड़ा की यहाँ पीछे इमामबाड़ा है, उसी की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी अभी एक समय उचित था इसको खोलने के लिए? देखिए, कहाँ तक बंद रखेंगे? इकॉनमी जो है, इंसान के लिए रोज़गार जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत डिले कर दिया है इसको खोलने में। लेकिन सर केसेस भी तो बढ़ रहे हैं। भाई केसेस तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा पाबंदियां की जा रही हैं उससे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो उससे नतीजा क्या है? 1-2 दिन का आपने लॉकडाउन भी किया था, मान हुआ सैटरडे संडे आपने मार्केट्स बंद कर दी, फिर सैटरडे खोल दिया, संडे बंद है। मान हुआ जब मार्केट खुले तो सारी भीड़ जो थी एकदम से वहीं के ऊपर आ गई। तो आपकी जो पॉलिसीज़ थी वो फेल हो गई। नतीजा क्या हुआ कि जब ये शुरुआत हो चुकी थी, मोदी जी ने अपने दोस्त को ट्रम्प को बुलवाया। ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी। आपने 1 लाख से ज़्यादा स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा कर दी, जो गरीब आबादी थी उसके सामने दीवारें खिंचवा दी। मतलब ये आर्टिफिशियलिटी है कि जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको छुपाना। ये अगर पॉलिसी रहेगी और सिर्फ पब्लिसिटी ऑन पेपर रहेगी, हकीकत कुछ और होगी। कितना पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, कितनी सख्तियाँ की जा रही हैं। ये तो कोई भी गवर्नमेंट होती, वो ये तो सर सारी गवर्नमेंट में देखा, अगर पुरानी भी देखा जाए तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि अगर बाहर से विदेश से कोई मेहमान आता है तो उसको दिखाने के लिए, जैसे कि आपने कहा, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। गरीब आपके हैं, बिल्कुल, उनके हालात बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपने उनकी आबादी को एक वॉल खींच के छुपा भी दिया, उनका रास्ता भी निकलने का बंद कर दिया, उनके बिजनेस जो भी छोटी मोटी वो अपना वहाँ पर कर रहे थे वो भी बंद कर दिए। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये किस तरह की पब्लिसिटी है? ये किस तरह की पॉपुलैरिटी है? तो उधर ट्रम्प, इधर मोदी, और दोनों में वो दांत काटी रोटी, दोनों स्टंटमैन। ऐसा होना नहीं चाहिए। हकीकत जो है वो सामने आना चाहिए, जो कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए, उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये नहीं कि उसको छुपा के, हाँ, हमारी जो कमी है उसको हम एक्सेप्ट करें, उसको इम्प्रूव करें। वो तो समझ में आएगा, वो खुशी होगी और सब आपका साथ देंगे। लेकिन जब सब देख रहे हैं कि आपकी जीडीपी जो है वो -23 और 4 चली जा रही है, रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा है, आप खिलौने बनाइए और आप मेक इन इंडिया, कुछ है ही नहीं, सारा रोज़गार ख़त्म हो गया। आपने नोटबंदी की, उसमें सारा चौपट हो गया, छोटे छोटे कारखाने लोगों के बंद हो गए, खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों के। या आपके ये जो कोविड की टेस्टिंग हो रही है, जो अस्पताल जाता है तो अक्सर वापस ही नहीं आता, उसको कोविड में डाल देते हैं। अच्छा भला गया है, उन्होंने कहा कोविड। भाई WHO जो है वो 50,000 रुपये पर कोविड पेशेंट दे रहा है आपकी गवर्नमेंट को। आपकी आमदनी हो रही है। कितने डॉक्टर्स मरे जा रहे हैं, पैरामेडिकल मरा जा रहा है, किट्स आपकी आ रही हैं वो बेकार, आपकी जो और चीज़ें आ रही हैं उसमें पैसा बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है। दवाएं जो हैं वो लोग हायर रेट्स के ऊपर बेच रहे हैं। यहाँ तक कि मास्क जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इस तरह की तो चीज़ें हो रही हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मर्ज बढ़ता रहा जो दवा की, ये हो रहा है। अच्छा, ये तो बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर स्टेट में, हालांकि यूपी की बड़ी सराहना की जा रही है कि इतने टेस्ट हो रहे हैं रोज़ाना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ स्टंट्स हैं, ओके, पब्लिसिटी है। टेस्ट की रिपोर्ट सही है या नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। वो टेस्ट हो भी रहे हैं सही तरीके से या नहीं हो रहे हैं। अक्सर ऐसा है कि जो पेशेंट्स गए
उनको कोविड में करके डाल दिया, उनकी आंखें निकाल ली, उनकी किडनीज़ निकाल लिए, उनके वाइटल पार्ट्स निकाल लिए गए और किसी की बॉडी किसी को दे दी गई। ये सब तो हो रहा है। वापस लखनऊ पे एक बार आ जाते हैं सर कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक लंबा सफ़र आपने तय किया, उस पुराने लखनऊ को और इस वर्तमान के लखनऊ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पुराना लखनऊ था, उस ज़माने के जो लोग थे वो बड़े शुस्ता थे, बड़े तहज़ीब याफ्ता थे, बड़ों की इज़्ज़त करते थे, छोटों का ख्याल रखते थे, लेडीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। एक तो लेडीज़ यूँ मारी मारी फिरती नहीं थी जैसे आजकल फिरती हैं। अच्छा। उस ज़माने में हाँ। बहुत ही महज़्ज़ब तरीक़े से लोग निकलते थे। अगर कोई लेडी आ रही हैं तो उनको रास्ता पहले दे दिया जाता था, उनकी इज़्ज़त की जाती थी। मान लीजिए कोई नौजवान है, उन्होंने सिगरेट विगरेट पीने का कुछ थोड़ा सा शौक़ कर लिया है, अगर बुज़ुर्ग सामने आ गए तो उन्होंने फ़ौरन सिगरेट फेंक दी या छुपा ली या बेचैन हो गए कि किस तरह से उनको पता ना चले कि हम सिगरेट पी रहे हैं। अब यह है कि एक ही टेबल के ऊपर बाप बेटे शराब पी रहे हैं बैठे हुए, दोस्त पार्टीज़ कर रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, किटी पार्टीज़ हो रही हैं, उसमें लेडीज़ जो हैं शराब पी रही हैं और क्या क्या हो रहा है। और अब तो ये है कि मर्दों की बराबरी करने के लिए ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चैलेंज करती हैं मर्दों को कि आओ हमें रोको देखो। तो ये बराबरी के जो दावे किए जाते हैं एम्पावरमेंट के नाम पर, जो चीज़ें होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके सामने, ड्रग्स की चीज़ें आ रही हैं सामने के, कैसे कैसे लोग जो हैं उसमें मुलव्वस हैं और क्या क्या हो रहा है। हर चीज़ हद में अच्छी लगती है बिल्कुल, कि जो जिसकी एक लिमिट है अमर्यादित उसको, कुछ ना हो। हाँ वो ना हो। तो सर, अब बोलिए। क्या कहना है, बिल्कुल, कोई मुकाबला ही नहीं है पुराने ज़माने का। जहाँ तक तहज़ीब का ताल्लुक़ है, जिस ज़बान से फूल झड़ते थे अब गाली और गुफ्तार है, मारपीट है, अगवा किया जा रहा है लोगों को, फिरौती मांगी जा रही है, ज़रा ज़रा सी बातों पर लाठी और डंडे चल रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं, माफियाज जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो पहले बाउसूल चीज़ें होती थीं। पहले रिश्वत अगर कोई लेता था तो वो मायूब समझा जाता था। आजकल अगर कोई ईमानदार है तो वो समझते हैं कि न मालूम कौन सा ये शख्स है बेवकूफ़। बहुत फ़र्क हो गया है। आप लखनऊ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और जो लखनऊ चेंज हो रहा है, जैसे कि बीते कुछ दशकों में अगर देखा जाए तो लखनऊ में वाकई बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जिस चीज़ के लिए लखनऊ जाना जाता था आज वही चीज़ों को यहाँ से पतन हो रहा है। देखिए, लखनऊ अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है, पहले आप के लिए जाना जाता है, आदाब व तस्लीमात के लिए जाना जाता है, भाईचारगी के लिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहने के लिए। और यहाँ पर जो एक टॉलरेंस का कोशेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है। इन बिगड़ते हुए हालात में भी लखनऊ जो है, खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है। नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। सूरत ये शक्ल भी है और एक ऑल्टरनेटिव भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने है तो आपके पास उसका सल्यूशन भी है, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव है, उसको किस तरह से टाला जा सकता है और हालात बेहतर किए जा सकते हैं। तो वो जो एक एथॉस है लखनऊ का, एक सेकुलर पॉलिटिकली, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। यानी मुहर्रम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की बका के लिए अपने को क़ुर्बान किया, अपने ख़ानदान को क़ुर्बान किया और सच्चाई के ऊपर, हक़ के ऊपर जो एक जाबिर और शातिर था उसका मुकाबला किया। आप उसके ताज़िए बिकने नहीं दे रहे हैं, ताज़िए घर में रखने नहीं दे रहे हैं, उनको दफन करने नहीं दे रहे हैं। जो एक सैक्रिफाइस जिन्होंने एक मिसाल दी इंसानियत के लिए, उसको आप दबा रहे हैं। शराब खुलेआम बेच रहे हैं, उससे आमदनी हो रही है।
तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, उनको आप क्रश कर रहे हैं। पुलिस जो है उनको गलत केसेस, अगर कोई ताज़िया उठा रहा है तो आपने मालूम हुआ कि उसका मुकदमा दायर कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर लाठी बरसा दी। ये कौन सी हुकूमत है? तो क्या सरकार से क्या गुजारिश है? भाई ऐसा है कि सरकार जो है वो किसी एक मज़हब की नहीं होती है। हर मज़हब व मिल्लत के लिए सरकार जो है बराबर होना चाहिए, सबको एक निगाह से देखना चाहिए, और जो सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और जो यहाँ के ट्रेडिशंस हैं, जो यहाँ की विरासत है, जिसकी वजह से यहाँ की तहज़ीब जानी जाती है, दुनिया में फेमस है, अगर उसको एक मिसाल बना के ख़ुद भी हुकूमत वैसी करें तो जो बेरोज़गारी है, सब डंडे और लाठियाँ हैं, क़त्ल व गारत है, ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इंसान के साथ इंसानियत से पेश आए तो शर की कोई बात ही नहीं है, अमन हमेशा रहेगी। तो ये सब इनको सीखना चाहिए, और कॉम्युनल फीलिंग्स के साथ हुकूमत नहीं होना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थी चर्चा लखनऊ से जुड़ी हुई। आगे हम फिर कोशिश करेंगे कि एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आपको रूबरू करें। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।